पिताजी, वो देखिए, वहाँ पर कितने सारे फूल हैं। हमें वो फूल चाहिए। बच्चों, उस जगह मत जाओ, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। वो जगह सुरक्षित भी नहीं है। नहीं पिताजी, हमें चोट नहीं लगेगी। एक काम करो, तुम सब यहीं रुको, मैं तुम सबके लिए उस बगीचे से फूल चुन कर लाता हूँ। अरे वाह, आज तो तुम मुझे अकेले ही मिल गए। मैं कब से तुम्हारा शिकार करने की फिक्र में था। आज तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शिकारी ये कहकर उस हंस का शिकार कर लेता है। कंचनपुर नामक राज्य में करमवीर नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार करणवीर था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा को अपने राज्य की फिक्र सताने लगी कि उनके बाद उनका पुत्र कैसे राज्य संभालेगा। तभी राजा मंत्री जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप पुत्र करणवीर को अपने साथ राज्य के दौरे पर लेकर जाएं और उन्हें हमारी प्रजा की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करें। जैसी आपकी इच्छा महाराज, लेकिन आप ये सारी जिम्मेदारी राजकुमार को क्यों दे रहे हो? मंत्री जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है राजकुमार करणवीर को उनकी जिम्मेदारी समझने का। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर राजा अपने पुत्र को अपने पास बुलाते हैं। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मंत्री जी के साथ राज्य के दौरे पर जाओ और राज्य के लोगों की समस्याओं को सुलझाओ। ठीक है पिताजी, मैं मंत्री जी के साथ जाता हूँ और आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी आज्ञा का पालन पूरी ईमानदारी से करूँगा। करणवीर ये कहकर मंत्री जी के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। जंगल के पास पहुंचकर वह देखते हैं कि एक औरत रोते रोते वहां पर गिरी हुई लकड़ियां चुन रही थी। तभी करणवीर उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हैं? और ये लकड़ियाँ क्यों चुन रही हैं? लकड़ियाँ न चुनूं तो क्या करूं बेटा, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास उनको खिलाने के पैसे नहीं है, इसलिए मैं इन लकड़ियों को इकट्ठा कर रही हूँ ताकि इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। अम्मा, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। अम्मा, क्या आपके घर में आपके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है? मेरा मतलब है, आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, बहुत समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। वह औरत इतना कहकर रोने लगती है और फिर उन लकड़ियों को उठाने लगती है। राजकुमार को ये देखकर उस औरत पर बहुत दया आती है। तभी वह मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आप ऐसा करिए, अम्मा के घर पर ढेर सारा खाना और इनकी जरूरत का सारा सामान पहुंचा दीजिए और साथ ही कुछ सोने के सिक्के भी इन्हें दे दीजिए ताकि इनकी सारी जरूरतें पूरी हो सकें। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी मदद की, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। वह औरत ये कहकर मंत्री जी के साथ वहां से चली जाती है, जबकि राजकुमार सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं।
थोड़ी देर बाद राजकुमार एक नदी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, क्या ये गंगोत्री नदी है? जी राजकुमार, ये गंगोत्री नदी है, लेकिन आपको कैसे पता? पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। राजकुमार ये कहकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फिर वह आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब एक सिपाही उनसे कहता है, राजकुमार करणवीर, आप यहाँ नए हैं, आपको यकीनन इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इसलिए थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाइए। मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानता हूँ और इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तुम्हें पता है, इस नदी के पास एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के आम बहुत मीठे होते हैं। राजकुमार ये कहकर आम के पेड़ के पास जाते हैं और आम तोड़कर खाने लगते हैं। ये सब देख सिपाही हैरान हो जाते हैं। राजकुमार, आपको यहाँ के बारे में इतना सब कैसे पता? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की हर चीज मेरी अपनी है। राजकुमार ये कहकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें एक बगीचा दिखता है, जहाँ वह ढेर सारे फूल देखकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। अरे, ये इतने सारे फूल! ये फूल तो मैंने कहीं देखे हैं, लेकिन कहाँ देखे हैं? अभी राजकुमार उन फूलों को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ एक शिकारी आ जाता है। वह शिकारी हंस और उसके 3 छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। तभी राजकुमार गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हैं। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इन मासूमों की जान क्यों लेना चाहते हो? मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ इनका शिकार करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक शिकारी हो। एक समय पहले तुमने मेरा भी शिकार किया था। तुमने मेरी जान तो ले ली थी, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज इन मासूमों के लिए मैं खड़ा हूँ और देखता हूँ तुम इन्हें कैसे हाथ लगाते हो। राजकुमार ये कहकर उस शिकारी पर वार करने वाले होते हैं कि तभी वो सारे हंस जल्दी से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। राजकुमार, जाने दीजिए, वह एक मामूली सा शिकारी है और रोज जंगल में इन जानवरों का शिकार करने आता है। राजकुमार सिपाहियों के कहने पर उस शिकारी को छोड़ देते हैं और फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। सिपाही बेहोश हुए राजकुमार को महल लेकर आते हैं और राजा को जंगल में होने वाली घटना बताते हैं। राजा तुरंत वैद्य जी को अपने महल में बुलाते हैं। वैद्य जी, मेरे पुत्र को क्या हुआ है? महाराज, ये मेरी भी समझ से बाहर है। पता नहीं राजकुमार को क्या हुआ है। वैद्य जी, अब मेरा पुत्र कैसे ठीक होगा? महाराज, एक जगह है जहाँ शायद आपके पुत्र का इलाज संभव है। कौन सी जगह? महाराज, आपको अपने पुत्र को लेकर अशोक पर्वत पर जाना होगा। वहाँ पर आपको एक महान ऋषि मिलेंगे। वही आपको बता पाएंगे कि राजकुमार को क्या हुआ है। वैद्य जी के कहने पर राजा अपने पुत्र को उस अशोक पर्वत पर उस महान ऋषि के पास ले जाते हैं, जहाँ पहुँचने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं। प्रणाम तपस्वी, आयुष्मान भव। तपस्वी, मेरे पुत्र को पता नहीं क्या हो गया है। वो 2 दिन पहले जंगल में बेहोश हो गया था, तब से उसे होश नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम्हारा पुत्र उस नदी के किनारे बेहोश हुआ था? जी तपस्वी, आप मेरे पुत्र को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। तुम्हारे पुत्र को वही हंस ठीक कर सकता है जिसकी जान तुम्हारे पुत्र ने बचाई थी। राजा तपस्वी के कहने पर उस जंगल में जाते हैं और उस हंस को पकड़ कर ले आते हैं। लीजिए तपस्वी, मैं ये हंस ले आया हूँ। ऋषि उस हंस को देखकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं।
फिर उस हंस को राजकुमार के पास ले जाकर उनके हाथ पर रख देते हैं। जैसे ही वह हंस अपनी चोंच राजकुमार के हाथ पर मारता है, वैसे ही राजकुमार को होश आ जाता है। आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे मेरे बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरे बिना अकेले होंगे। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम ये सब क्या कर रहे हो? आप मेरे पिता नहीं हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। राजा अपने पुत्र की बात सुनकर ऋषि की तरफ देखते हैं। तब ऋषि राजा से कहते हैं, महाराज, आपके पुत्र का पुनर्जन्म हुआ है। आपका पुत्र पिछले जन्म में एक हंस था और इसका किसी शिकारी ने शिकार किया था। आपका पुत्र अभी अपने पिछले जन्म की सोच में गुम है, इसलिए ये सब आपको पहचान नहीं पा रहा है। ऋषि ये कहकर चुप हो जाते हैं। तभी सिपाही भी राजा को जंगल में होने वाली सारी घटना बताते हैं, जिसे सुनकर राजा दंग रह जाते हैं। तपस्वी, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा पुत्र पहले जैसा ठीक हो जाएगा? महाराज, आप चिंतित मत हो, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये बेहोश इसलिए हुआ था क्योंकि ये अपने पुनर्जन्म में चला गया था। इसकी वजह से इसे पिछली बातें कुछ याद नहीं, लेकिन मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऋषि ये कहकर अपनी रुद्राक्ष की माला राजकुमार को पहनाते हैं। माला पहनते ही राजकुमार पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। पिताजी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा अपने पुत्र को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं पुत्र, हम यहाँ इस महान ऋषि से मिलने आए हैं। चलो, अब जल्दी से तुम भी इनका आशीर्वाद ले लो। महान ऋषि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिता के साथ मिलकर इस राज्य को अच्छे से संभाल सकूं। आयुष्मान भव पुत्र। राजा और राजकुमार महान ऋषि से आशीर्वाद लेकर अपने राज्य आ जाते हैं। अपने पुत्र की अच्छाइयों को देखते हुए राजा उन्हें अपने राज्य का नया राजा घोषित कर देते हैं।